कुणाल कोटा से आज हम एक बार फिर आप सबके समक्ष हाजिर हैं। जन सरोकार मंच टॉक की लाइव श्रृंखला। आज ये एक बहुत ही सुंदर शाम, हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी दर्शकगण हैं, जो भी लोग लाइव हैं, उनको बहुत ही आनंद मिलेगा। कुणाल धंगर कोटा की एक जानी मानी पहचान, एक युवा कलाकार जिन्होंने पूरे देश में राजस्थान का, कोटा का, हम सभी का नाम रोशन किया है, जिनका कि आज हम जन सरोकार मंच टॉक की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस पेज पे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, जितने मेरे छोटे भाई बहन हैं, सबसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। और आप लोगों का बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये समय निकाल रहे हैं। और स्पेशली इस संस्था का, जन सरोकार मंच का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि मैं अपनी कला से आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कला को जीवंत रखना ही एक कलाकार की पहचान होती है, उसका मुख्य लक्ष्य होता है। एक कलाकार वो जो कला के लिए समर्पित रहे, एक ऐसे ही कलाकार, युवा कलाकार जो कोटा की शान है, आज हमारे साथ हैं। आज हम करेंगे उनसे खूबसूरत बातचीत और आपको सुनाएंगे कुछ नगमे, कुछ तराने, कुछ गज़लें, कुछ राजस्थानी फोक, और आपको हम तबले का भी आनंद जरूर दिलवाएंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए जरूर ही। और
लोग देखेंगे आज का एक शानदार प्रोग्राम। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें कुणाल, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एक बहुत ही परंपरागत आपके परिवार का एक इतिहास रहा है जहाँ सभी लोग कला से जुड़े रहे हैं। उस समय भी मतलब अब से 100 साल पहले भी यदि आप लोग देखेंगे तो कुणाल का जो परिवार है उन्होंने संगीत को बहुत बहुत सालों से समर्पण रहा है संगीत को एक तरह से। तो ये क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार की बातें हैं कुणाल? चलो क्या है सर, हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे जी, जो हमारे पूर्वज थे जी, वो जो हवेली संगीत के बहुत बड़े मतलब विद्वानों में से ही कहा जाए, क्योंकि और वो उनके आश्रय में भी थे जी, हवेली जी। तो वो कीर्तनी परिवार से हम लोग बिलोंग करते। अरे वाह। तो जैसा ठाकुर जी का मंदिर है जी मतलब ऐसे ही हम लोग किशनगढ़ से बिलोंग करते जी, हैं। किशनगढ़ में ब्रजनाथ जी का जो मंदिर है, हमारे पूर्वज वहाँ के कीर्तनीय रहे हुए। जी, फिर हमारे से करीब 4 से 5 मिनट पहले जो ठाकुर जी जो श्रीनाथ जी के कोटा के जो मतलब जी के जो मेन पुजारी जी थे जी, वो हमारे पूर्वजों को लेकर के कोटा आए, कुछ वहाँ रहे कुछ उनमें एक मेरे दादाजी। मेरे दादाजी जब यहाँ आए तो कीर्तनीय जो थे एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे, वो एक बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी थे म्यूज़िक के, और उन्होंने डांस को भी उतना ही महत्व दिया जितना उन्होंने संगीत को, इंस्ट्रूमेंटल को, इनको सबको महत्व दिया। तो वो एक मेरे तरफ से देखा जाए तो वो ऑलराउंडर थे। जैसे वो डांस में मैं उनके जैसा हूँ सर। मेरी दादी ऐसे कहती है कि मेरे जो कुछ गुण हैं वो उनमें आए, उनके जैसे मिले हैं। अरे और मेरी दादी भी 40 साल लगभग जयपुर आकाशवाणी से गई है। क्या? और उनके कुछ कैसेट भी हैं लोग के। आपके दादी ने कुछ गाया हो, आप कुछ ख्याल आ रहा हो? कुछ ख्याल गया वो लोग गीतों में कुछ अगर आपको जो गुनगुनाती हो अक्सर अपने बचपन में अपने दादी से सुना हो तो आपके दिमाग में कुछ जहन में अभी भी कुछ ऐसी पंक्तियाँ? वो एक मान गाती थी, जी, आप जी आया जी डोला। हारमोनियम यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं तो वैसे भी सुना। आप जी आया जी डोला दो बरसों में या प्यारी डोला आवड़िया करो मुझे। तो ये दादी ये उन्होंने भी गाया है। ये बहुत राजस्थान का मंदिर बहुत बड़ा पुराना है और सब बहुत से गुरुओं ने, बहुत से पुराने बुजुर्गों ने सब ने गाया है। तो वो मैंने उनसे सुना था। और दादाजी की? मेरे दादाजी तो सर वो करीब उनको देहांत हुए करीब 45-47 साल हुए। और जब मेरे फादर भी कम से कम 17 साल के थे तो उनको, लेकिन वो ये है कि वो हम मेरे फादर को, और मेरे फादर सबसे बड़े थे परिवार में, उनको इतना काम और इसमें स्टेज पे आकर के छोड़ गए थे वो कि उनके बाद भी धीरे धीरे थोड़ा सा मुश्किल हालात तो आए थे। आपके पापा जी का बहुत बड़ा नाम है कोटा में। संगीत के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गोविंद गंधर्व जी को नहीं जानता हूँ। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका शिष्य भी मैं एक तरह से, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपके पापा ने बहुत लंबी यात्रा करी है। बहुत लंबी करी सर, 38 साल की उन्होंने नौकरी की संगीत विद्यालय कोटा रामपुरा में 38 साल की नौकरी, अभी वो सेवानिवृत्त हो चुकी है। और आज बच्चों को वो इस कला से उनमें इस परंपरा का विस्तार ही करे जा रहे हैं, बच्चों को सिखाए हैं शास्त्री के साथ लोक फोक, क्योंकि शास्त्र की उत्पत्ति लोक से ही हुई है, फोक से ही हुई है, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। और अगर देखा जाए, थोड़ा सा सोचा जाए तो पहले तो इंसान ही आया, बाद में फिर संस्कृति थी। बिल्कुल। आपके जो पारिवारिक माहौल है, इस तरह का एक संगीत का हर समय एक माहौल बना रहता है, घर में पूरे समय कुछ कुछ चलता रहता है, तो उसके बारे में बताइए कि कैसे घर में क्या माहौल रहता है संगीत का? और घर में माहौल तो पूरा जो संगीत का ही है पूरे तरीके से देखा जाए, पर पुराने तो कलाकार क्या थे, पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा दूर रहा करते थे। जब मेरे फादर जॉब में है तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एनालाइज कर लिया था कि पढ़ाई लिखाई के साथ संगीत तो जरूरी, लेकिन साथ पढ़ाई लिखाई होती, पढ़ाई जरूरी। तो उन्होंने, मैं तो खैर मक्कार का पढ़ता, मैं थोड़ा सा जी चुराता था, लेकिन वो उसको जी चुराना नहीं, मेरी रुचि कम थी, मेरी संगीत में ज़्यादा थी। तो उन्होंने मुझे फेस भी नहीं किया।
उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, वो उनका सपोर्ट मेरे पर पूरा रहा। और आज अगर मैं आप इस कैमरे के साथ इस संस्था के सामने अगर बैठा हुआ हूँ तो ये सब उन्हीं का ही सपोर्ट है मेरे, और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है। जी जी ठीक है। आपका खुद का जो संगीत के प्रति जो रुझान था, या यूँ कहूँ कि बचपन से ही आपको ये जो विरासत में जो चीज़ें मिली हैं, लेकिन फिर भी एक कलाकार को किसी एक मोमेंट पे, किसी एक समय पर, किसी एक क्षण ऐसा लगता है कि भाई हाँ मेरे अंदर एक कलाकार है। तो आपके साथ कोई ऐसी यादगार, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी घटना हो? बिल्कुल सर, बेशक। जब मैं 10th क्लास कंप्लीट कर चुका था अपनी, तो उस समय तक मुझे सिर्फ म्यूजिक का एक ऐसा नॉर्मल सा शौक होता है, सुनने सुनाने का, सिर्फ सुनने सुनाने का था। और जो मेरे फादर की जैसे भी फ्रेंड्स आते थे तो मैं उनके साथ तबले पर ठेका लगाया करता था, क्लासिकल के, फोक के स्थिति में। जब मैं उनके साथ ठेका लगाया, जब मेरी सिस्टर सीखती थी तो उसको उस तरीके से, एक पिता के तरीके से, एक गुरु तरीके से, डांट के तरीके से, तब मुझे लगता था कि ये इसको कुछ अलग हट करके इस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो उस चीज़ को मैं उस समय पे समझ चुका था सर, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी। और वो खास तो जो अपने फिर मेरा बड़ा भाई मुझसे, वो भी तबला सीखता था, फिर उसने छोड़ करके वो उसमें आ गया दूसरी लाइन में। तो मैंने सोचा कि ये हमारे जो 7-8 पीढ़ी पुराने जो संगीत है, अगर मैं इसको ऐसे हल्के में ले लूँगा ना तो ये खत्म हो जाएगा। उनको कौन जानेगा, उन लोगों ने जो आज उनके संघर्ष से तो हम आज इस मुकाम पर हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनको अपना आदर्श मानते हुए, उनको अपना सब कुछ मानते हुए, मैंने उसी समय में संगीत की यात्रा शुरू कर दी। और वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं ये नहीं कर पाता तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाता। एक डॉक्यूमेंट्री है, यूट्यूब पे भी है, आप लोग भी यदि हमारे दर्शक देखें तो देखना चाहें यदि तो जरूर देखें। उस्ताद जाकिर हुसैन जी की उसमें बहुत खूबसूरत घटना है कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जब अपनी बातें करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, तो अपने बचपन की एक घटना बताते हैं कि वो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं बचपन में, और उनकी अंगुली पे जरा सी चोट आ जाती है। जब वो घर आते हैं तो उनके पेरेंट्स, उनके पिताजी उनको डांटते हैं कि बेटा ये अंगुलियों की बहुत इज्जत करो, इनका बहुत ख्याल करिए। तो ऐसी कुछ घटनाएं एक कलाकार के जीवन में हमेशा घटती हैं। आपको रियाज के लिए, आपके संगीत के लिए, आपकी कला के लिए कभी आपके पेरेंट्स ने डांटा हो? क्या फोर्सफुली कुछ ऐसा किया हो? नहीं सर, वो डांट तो जो जैसा आपने एक किस्सा बताया, खासा आपने अगर खासा आपने उनको तो वो डांटा नहीं था, वो डांटना नहीं, वो एक गाइड थी उनके लिए, इसको हाँ, जिससे उनको सारी जिंदगी बचना है, बचाना था। और उन्हीं को नहीं, उनको आदर्श मान के सब कलाकार को। यस। तो जब मैंने ये सफ़र शुरू करा ना, तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। और जो जैसा भी आपने वीडियो में, अगर इस टेलीकास्ट में मेरा शुरू में जो डांस दिखाई है, ये जो डांस है, ये इसमें बहुत मेहनत चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सा वेट है। और इसके अलावा जो भी अदर जो जितने हवाई के जितने भी फॉर्म्स हैं, सब में वजन होता है, क्योंकि ये अगर हल्का होगा तो वो बैलेंस प्रॉपर बन नहीं बन पाएगा बिल्कुल प्रॉपर। और अगर ज़्यादा भारी हो जाएगा तो गर्दन की हड्डी बहुत कमज़ोर भी होती है, वो इतनी हार्ड नहीं होती। अगर वो उसका कुछ उल्टा रिएक्शन हो गया, कुछ गलत टेक्निक हो गई तो मेरे गुरु जी ने मेरे को ये गाइड ही किया है, बेटा इसको ऐसे नहीं, इसको आपको ऐसे करना है, लेकिन इसके साथ आपको आपके शरीर का पूरा ध्यान रखना। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, फिट नहीं रहेगा, तो आपको बड़ी मुश्किल है। जैसे मैं इसमें तलवार को भी चढ़ता हूँ, कांच को भी चढ़ता हूँ, कई बार मेरे कांच पैरों में लग जाते हैं, चुभ जाते हैं। तो मुझे उस समय जब मुझे दर्द होता तो सबसे पहले मुझे मेरे गुरु जी की बात याद है कि अब मुझे इस स्थिति से निकलना है, तो अब मैं कैसे निकलूँगा। कभी कभी ऐसी स्थिति रहती है कि वो पूरे स्टेज पे खून भी हो जाता है, तो लेकिन मुझे उनके, मैंने जो उनसे सीखा, और उन्होंने जिस ईमानदारी से मुझे सिखाया, जितना भाव से और श्रद्धा से उन्होंने ये परंपरा के थ्रू, शायद ही उन्होंने जितना ध्यान मेरे ऊपर दिया होगा, शायद ही उन्होंने किसी को दिया। तो ये उनका प्यार भी रहा, और मुझे अपना बेटा ही मानते हैं, उन्हीं के बदौलत आज जो भी। तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि अपने शरीर का भी ध्यान रखो, अपने निकास का, निकास कैसे होना चाहिए, आना और जाना। तो ही मैं शास्त्र में इसको आमद भी बोलते हैं, तबले में हमारे इसको उठान कहते हैं, और उसको हाथ का रखा, उसका निकास होता है। तो उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे आपको ऐसा आना है, ऐसा आना है, ऐसी स्थिति होगी तो क्या करना है। तो ये उन्होंने बहुत मेरे फादर ने मुझे, मेरे दोनों गुरुओं ने।
राजस्थान का ये बहुत ही फेमस एक ऐसा डांस जिसमें एक कलाकार अपने सिर पे बहुत सारी मटके रखते हैं और जैसे बैलगाड़ी का पहिया, ये प्राचीन युग की वही है। दरअसल आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने मेरे गुरुजी से सुना। जरूर। हवाई नाम सुन के हमारे मन में ये आता है कि जो अपन नॉर्मल जो ये पोस्टर्स होते हैं जिसमें आपने देखा होगा रेगिस्तान में एक महिला है जिसके सर पे गगरे पड़े हुए, तो ये उसको हवाई की श्रेणी में तो लिया जा सकता है, लेकिन वो एक नृत्य नहीं है। ओके। हवाई एक कम्युनिटी थी, अच्छा, माइनॉरिटी इसमें आती थी जी। और ये आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा मिली जी। तो ये लोग अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए शाम को जब भी होता था तो किसी त्योहार तो बड़े बड़े कढ़ाई हैं जो होते थे वो रख लेते थे। ओहो। बैलगाड़ी का पहिया जैसे ये जी, हाँ, वो आपने रखा। अपने सर पर रख। तो 2009 में मैं भीलवाड़ा महोत्सव गया था तो वहाँ पे एक ग्रुप आया हुआ था जी। मैं अपना आपको ऐसा समझता हूँ शायद मुझे उनसे मिलना चाहिए जी। उस समय जी। छोटा ही था। तो उन्होंने अपने इस ठोड़ी से लेकर सर से लेकर कंधे तक एक जो हल होता है खेत को जो हाँ। उस हल का बैलेंस बना रखा। ओहो। उसी समय मेरे जो गुरुजी थे जैसे मैंने देखा वो हमारे साथ ही थे स्टूडेंट में। जी। उन्होंने बाबा रामदेव जी की ध्वजा जो भादवे के महीने में जो पैदल यात्री जाते हैं आपने देखा होगा तो हाथों में बाबा रामदेव जी की ध्वजा, उससे वो आइडिया निकाल करके ध्वजा का उन्होंने अपने सर पे बैलेंस बना करके ध्वजा का वो एक नया एक इजाफ किया। ओहो। है ना, तो इसको करने वाले तो उन्हीं के शागिर्दों में हैं, उनमें से एक में हूँ। तो वो निकाला उन्होंने, तो वो एक भवैयों एक कम्युनिटी है उनसे ये निकला। और इसके में इधर संस्था इतने बड़े पेज में मैं कुछ बुजुर्गों का नाम जरूर लेना चाहता हूँ। जरूर जरूर। एक पूरण सिंह जी थे जो हमारे दादा गुरु जी थे जी। और वो जो नीलू जी थे उनके गाइड भी रहे, मतलब उनको ट्रेनर भी रहे, उनसे भी सीखी, उन्होंने भी सिखाया। और मेरे परदादा गुरु जी हैं जी। और हवाई की पहचान दिलाने वाले यही शख्स है, वही शख्स जी। उससे पहले हवाई का जिक्र किसी के पास नहीं है। ओहो। उससे पहले ये जो आपने भवाई सीखी, ये जो चीज़ें आपने सीखी, पहिया रखना, ये रखना, इसकी भी एक जर्नी रही होगी कि आपने जब आपको ये जुनून एक तरह से जब शुरू हुआ कि भाई मैं भी ये काम करूँगा, तो किस तरह के चैलेंजेस थे कि आप उसकी प्रैक्टिस कैसे करते थे? ये क्योंकि इसको निरंतर करना भी एक निरंतर करना ही बड़ा मुश्किल। तो ये क्या कहानी है? ये सर एक किस्सा है कि मेरा बचपन से वैसे तबला में और गायकी में ज़्यादा इंटरेस्ट था जी। लेकिन मेरे फादर मुझे डांस भी सिखाते थे तो मैंने डांस सीखा, थोड़ा थोड़ा सीखा, ज़्यादा तो नहीं सीखा और ये तो सीख ही रहे हैं तो सारी ज़िंदगी चलेगा। तो एक जब मेरे फादर ने 2005 में ये एक छोटी सी चोट आ गई थी एक्सीडेंट में, उन्होंने फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे हम दोनों बात कर रहे थे, हम तो हमारे गुरुजी भी आए हुए थे हमारे जी, वो लंदन का टूर करके उस समय के लिए हमारे पास मिलना है। तो ऐसे बातों में उन्होंने मेरे सामने ऐसे चैलेंज रखा कि बेटा ये ऐसे नहीं कर रहा। तो मैंने उनको बोला कि मैं अगर आपको एक महीने में करिए, एक साल में अगर मैं आपको करके बता दूँ क्या है, तो मेरे पापा ने भी मुझे ऐसा मार दिया कि करके बताओ। तो वो समय मेरे लिए ऐसा था कि उस समय मेरे फादर सीखने मुझे थोड़ा डर लगता था, लेकिन गुरुजी भी थे और वो ऐसी स्टूडेंट की एक तलाश में थे उस समय कि जिसको मैं अपना इतने सालों का तजुर्बा सिखाऊं। और मुझे वो म्यूज़िक को लेकर के मुझे बहुत वो रहती है रुचि कि मैं इस चीज़ में गहराई हूँ, तो मैंने उसको बहुत दिल से लिया। तो उन्होंने मुझे कुछ दिन रह करके उसका टेक्निक बताया कि ऐसे एक ईंट का बैलेंस बनाओ, फिर ऐसे करते हैं। तो जब घर में सो जाते तो मैं छत पे प्रैक्टिस करता था। फिर जब मेरा थोड़ा बैलेंस तो मैंने हमारे गुरुजी को फ़ोन करके बुलाया आप आओ और मुझे ये देखो। तो फिर उन्होंने मुझे एक जरे का बैलेंस करवाया। फिर वो इसमें क्या रहता है कि एक असिस्टेंट साथ में होना चाहिए, एक हेल्पर। तो वो मुझे उस समय में नहीं मिला क्योंकि फादर का जब मेरा प्रैक्टिस का टाइम था उनका नौकरी का टाइम था, इवनिंग की नौकरी और सुबह स्कूल। तो मैं क्या हमारे गद्दे उसको गद्दों को पिछा करके कोने में एक जरा उसके ऊपर एक जरा फिर गिला के गिरे भी थे ना, तो ऐसे करके टेटो के फिर वो पंखे के नीचे जाके अलमारी में देखा क्या तो 3 का मैंने इतना अच्छा परफेक्ट बैलेंस कर लिया था
क्या 3 में मैं श्योर हो गया था कि 3 का तो ये खुद अकेले तो बिना उसकी कितनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस होती थी। मतलब कुछ महीने बाद जब आए तो ये 6 महीने के प्रोसेस में मेरे सब बटके मेरे गुरुजी ने करवाए। उसके बाद उन्होंने मेरे से हाथ पकड़ के बोला कि अब रुको आप, पहले आप जिस विद्या को सीखने जा रहे हो तो पहले इसमें प्रण लो आप, क्योंकि बेटा ये हमारी की विद्या है हमारी। क्योंकि जब आपको इनको घर से लेकर के निकलना पड़ेगा तब भी आपके साथ वेट रहेगा वजन, जब आप घर में घुसोगे तब भी आपके साथ वजन रहेगा। इससे बड़ी बात ये है कि जब आप स्टेज पर परफॉर्म करोगे तब भी वजन आपके सर पे रहेगा। तो ये एक बोझ है, एक जिम्मेदारी भी है जो आपको करनी है। मैंने मतलब उनकी दादा में ये सीख, तब उन्होंने अपने सब जितना भी उनका था उन्होंने मुझे तन मन धन से सिखाया और मैंने उसको लिया थोड़ा मेरे से जितना होगा। और उन्होंने तो मुझे इतना दे दिया कि मेरे से तो संभल भी नहीं रहा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनकी इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाऊँ। क्या ये तो ही आपकी बात। ये एक ऐसे युवा कलाकार की बातें हैं जो जिसने अपने आप को झोंका, इसमें अपना एक प्रण के साथ काम किया, इतना सब कुछ किया है। अब हम थोड़ा सा दूसरे जॉन की बात करेंगे। आपने जो सीखा, जिस तन्मयता से सीखा, जिस तरह से सीखा, आप साथ ही साथ तो दूसरे बच्चों को भी डांस और म्यूजिक और ये सब सिखाते हैं जी। क्या पाते हैं आपकी जो जब दूसरे बच्चे आपके पास आते हैं सीखने के लिए, तो वो क्या उद्देश्य लेके आते हैं, क्या सीखना चाहते हैं? बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सर उसको उसी तरीके से सीखना चाहते हैं जिस तरीके से उसका सिस्टम बना हुआ है। हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है कि पहले उसका हाथ रखवाना, पहले सुर की समझ हो, फिर उसकी लय, फिर उसका रियाज, फिर उसका रखरखाव, फिर उसकी बढ़त होती है। ऐसे ही बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं। आजकल पेरेंट्स भी कहते हैं कि सर कितना जल्दी इसका रिजल्ट आए, इसका रिजल्ट कितना जल्दी आए। तब वो हमारा एक सवाल रहता है कि ये आने लगे तो 1 महीने में भी आ जाए और नहीं आए तो पूरी ज़िंदगी करता रह जाए। जब मैंने तबला सीखना, मेरे बचपन में तबले की और गाने की बहुत रुचि थी। डांस से ज़्यादा मेरा गाना और तबले में बहुत इंटरेस्ट था। पर जब मैंने मेरे फादर को देखा और उनके इस काम को समझा, कि इतने बच्चे हज़ारों 38 साल की नौकरी में जब उन्होंने इतने बच्चों ने सीखा होगा और जिनसे सीखा होगा वो भी सिखा रहे हैं तो उनके बच्चे भी सिखा रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सोचूं ये होगा, और अगर मेरे पास उनका काम नहीं रहेगा तो ये एक हमारे लिए नुकसान है। तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत सीखा। अब मेरी एक ख्वाहिश रहती है कि मैं उनसे और ज़्यादा सीखने की इच्छा रखता हूँ मैं। अब मेरे फादर भी अब एक तरीके से मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता भी हैं, लेकिन अब वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। अब वो मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह भी सिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक गंभीर प्रश्न ये भी है, अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है, जिस तरह के हालात है, उसको लेकर के भी है कि आपका क्या सोचना है जिस तरह से अभी हालात हैं, जिस तरह की बातें हैं, और कलाकार किस तरह से सफर कर रहा है, आर्थिक उसकी विडंबना क्या है, आपका क्या सोचना है इस पर? जी जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा बोला है। इस समय मेरे नज़रिए से देखा जाए तो कलाकार वर्ग जितना परेशान है, शायद कोई, हालांकि मैं किसी अदर वर्ग के लिए ऐसा नहीं कहना चाहता कि सब अपने, लेकिन कलाकार वर्ग ऐसा है कि जहाँ पर भी कलाकार इकट्ठे होते हैं, नहीं करते हैं, वहाँ लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर कलाकार को खुद का नहीं, उनका ध्यान रखने के लिए अपने आप को एक दायरे में अभी रखना पड़ता है, सीमा अभी तक नहीं है। और इससे नुकसान तो खैर कलाकारों को बहुत हुआ है, लेकिन एक फ़ायदा भी हुआ है। क्या फ़ायदा ये हुआ है कि पुराने बुजुर्ग उसका लाभ मैंने दिया है। इसलिए पुराने लोग 40-40 दिन के चिल्ले करवाते थे अपने शागिर्दों से एक ही चीज़ की, 40 दिन तक उसको। इस लॉकडाउन के पहले जो नॉर्मल जो ज़िंदगी चल रही थी उसमें मेरे भी पाने रहते थे, सब जो है यार रियाज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इतने दिन से समय नहीं मिल रहा था। तो जब लॉकडाउन लगा, जब सबको ये समझ में आ गया कि ये समय मिल चुका है, इसका सही इस्तेमाल। लेकिन ये जो
जिनको आर्थिक समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या नहीं थी, लेकिन जो गुजारे इस पे है इसी पे जो डिपेंड है। हाँ, इसी डिपेंड में तो सरकार से, केंद्र सरकार से अपने कि कला की तरह आप अपना ध्यान दीजिए। अदर स्टेट में कला के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे, राजस्थान पिछड़ा हुआ है, और मेरी यही गुजारिश है कि कला संस्कृति पे जोर दिया जाए, क्योंकि संस्कृति है तो पीढ़ियों को, अपने बुजुर्गों का, इनका सबका ज्ञान रहेगा कि हमारे परिवार के, हमारे बुजुर्गों का। अगर ये ख़त्म होने के कगार पे रहेगी ना, तो वो भी परेशान होते रहेंगे, क्योंकि आगे उनको क्या करना था, क्या नहीं करना था, उनको गाइड करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वो अपनी एक नई परंपरा बना लेंगे, उससे पहले हम अपनी उसको बना लेंगे। हम इस मंच से एक बार फिर यही पुनः गुजारिश कर रहे हैं, जो भी सुनने वाले हैं और जो पदाधिकारी हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो काबिल हैं कि हेल्प कर सकते हैं, उन सबसे यही गुजारिश है कि ये जो समय है, ये बड़ा विकट समय है, खासकर कलाकारों के लिए, कि जो जिनकी ज़िंदगी इसी पे डिपेंड थी। तो सरकार भी इसको ज़रूर देखें, गंभीरता से लें कि जो कलाकार अभी इस समय को किस तरह से हेल्प किया जा सकता है, ये ज़रूर देखें। और हम इस मंच के माध्यम से ज़रूर ये बात हमेशा रखना चाहते हैं, आज भी रख रहे हैं। अगला इसी से संबंधित प्रश्न है मेरा कुणाल, कि जो ऑनलाइन क्लासें अभी चल रही है, तो बाकी सब जगह तो चलिए ठीक है, कुछ लोग इसमें कला में भी ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका क्या मानना है कि क्या क्या गायकी में, क्या संगीत में ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, या आप क्या सोचते हैं? इसके दो पक्ष हैं सर जी। इसके दो पक्ष ऐसे हैं कि जो शुरुआती स्टेज पे जो बच्चा है जी, ये जो भी सीखने का है, जो लर्नर है जी, वो ऑनलाइन क्लास कितनी ही ले ले, जब वो बिल्कुल अपने गुरु के सामने, टीचर के सामने जब आएगा, उसको वापस से वहीं से शुरू करना है। ऑनलाइन क्लास एक जरिया उन लोगों के लिए है जो इस स्टेज पे अब आ चुके हैं, जो उस चीज़, तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि आप उसको समझो, और जो उसका निकास है, जो उसका रख रखाव है, बोल का सुर पक्के नहीं होंगे तो क्या मज़ा आएगा। और किसी बच्चे के हाथ अच्छे नहीं रहेंगे, गुरु तो उसको पकड़ करके सही करवा देंगे। यस, सामने होते उसको पकड़ के मैं गुरु जी ने पहले दिन में, तब मैं उनके सामने लेकर के बैठा था, उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से मेरा हाथ रखाया कि लगा कि मैंने तबला पहली बार। और ये सही बात नहीं, अगर आपने शुरू में अगर तबले पे हाथ गलत रख दिया तो बहुत मुसीबत तो फिर वो तो हमेशा के लिए गड़बड़ हो जाएगा। वो मेरे फादर कहते हैं सर, मेरे पापा कहते हैं कि दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता है। जी। जो सही रास्ते पे चलेगा वो आगे चलेगा तो थोड़ा सही हो जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा तो और सही हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा तो सही पे सही वो सब सही होता रहेगा, उसका सब काम बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर कोई गलत पे गया तो थोड़ा गलत हुआ, आगे गया तो और ज़्यादा गलत हो गया, ऐसे करके फिर उसकी गलती के वो उसके मेहनत भी कर रहा है बेचारा, उसको वो नतीजा नहीं मिलेगा। वो और बिल्कुल वो ऐसे स्टेज पर चला जाएगा ना, उसको वापस से पहले तो उस चीज़ को भुलाना पड़ेगा, उसके लिए उसको और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। शायद इस सफ़र से हर ही इंसान निकलता है, मेरी नज़र से देखा जाए तो 99% डॉक्टर से निकलते ही हैं, उसमें मैं भी हूँ, सभी हैं। इस पूरी बातचीत के हम लगभग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, और एक आध दो क्वेश्चन और हैं जो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अंतिम 10-15 मिनट आप हमारे दर्शकों को, चूँकि आज रामदेव जी का बहुत बड़ा उत्सव है, और हम चाहते हैं कि कुणाल अपनी संगीत के जो उनके विभिन्न आयाम हैं, उसमें आपने अभी डांस तो देख लिया, हम चाहते हैं कि कुणाल के जो और डायमेंशन है और जो इनकी विविधता है, इनकी कला में जो विविधता है, उसके भी कुछ आनंद लिया जाए। तो हम कुणाल से ये दरख्वास्त करते हैं कि एक तो हमें अच्छा सा रामदेव जी का कुछ भजन सुनाएं, और उसके बाद आपके तबले का भी हम सुनना चाहेंगे। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। जी जरूर। मेरे जीवन में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जी। अभी तक मैंने इस चीज़ का खुलासा नहीं करा। नहीं, आप करिए। मैंने जिनसे सीखा, मेरे फादर जी, जिनसे मुझे जन्म मिला, जी, गोविंद प्रकाश जी का था। जी, उन्होंने
उन्होंने मुझे दुनिया में लाया, उन्होंने संगीत का महत्व समझा। उसके बाद जिन्होंने मेरा पालन करा, शंकर संगीत सिसोदिया, जिनसे मैंने डांस सीखा। और उसके बाद जो मेरे अभी के जो प्रेजेंट टाइम में जो मेरे गुरु हैं, मेरे उस्ताद हैं जी, सब कुछ हैं। उस्ताद निसार शंकर जयपुर से हैं और अजराड़ी घराने से, तबले से हम बिलोंग करते हैं जी। और वो हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के जाने माने कलाकारों से जी। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की संगत से मुझे ये संगीत को समझने का मौका मिला है कि संगीत ऐसे भी है, एक नज़रिया ये है। और जो नज़रिया उनका है बहुत कम लोगों में बेशक। तो ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री। मैं इन तीनों का बहुत बहुत आशीर्वाद चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना है, हमेशा 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 रहना है। भले मुझे कुछ नहीं मिले लेकिन इनका आशीर्वाद मिले तो मैं सब कुछ समझ लूँगा, मैंने सब कुछ पाया। गुरु ही और मैं मेरी उम्र की जितने भी यंग, मैं ये चाहता हूँ वो अपने गुरु का बहुत सम्मान करें, अपने गुरु का बहुत आदर करें और वो जो बात कहें उसको बड़ी गहनता से, बड़ी गंभीरता से लें। मेरा यही यंग पीढ़ी से, युवा जनरेशन से ये है, क्योंकि गुरु माता पिता दूसरे गुरु हैं और गुरु दूसरे माता पिता। क्या बड़ी गहरी बात कही आपने। निश्चित ही हमारे ऑडियंस और जो हमारे युवा कलाकार हैं, जो युवा साथी हैं, जो भविष्य के बड़े कलाकार बने, उन्हें इस बात को समझना चाहिए। और मैं तो ये बात हमेशा कहता हूँ कि गुरु के प्रति जो श्रद्धा, जो ये है, अब शायद कहीं ना कहीं केवल संगीत में ही बचा है, जो कि कहीं बाकी सब जगह लागू होना चाहिए। गुरु की जो आदर की जो स्थिति है वो बनी रहनी चाहिए। बहरहाल हम सुनेंगे कुणाल को एक भजन, उसके बाद में तबला। जैसा बाबा रामदेव जी की जी आज हाँ, चूँकि मौका भी है, दस्तूर भी है।
जुग लियो अवतार मेरा मेरा कमली लाडला मेरा तेरा कमली लाडला मैं तड़रा मरना जुग जुग ओ मामा जुग जुग लियो अवतार ये बेहद मुश्किल होता है जब आप गाना गा रहे हैं और साथ में तबला बजा रहे हैं और इस प्रतिभा के धनी है हमारे थोड़ा सा इसका सुर अलग है। तो जुग जुग ये तबला बजा के गाना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि ध्यान बहुत भटकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और इसके भी आइडल मेरे गुरु ही हैं। मैंने गुरु जी से बहुत प्रेरणा ली है इसको लेकर। ये जिथे तो जुग लियो अवतार कद धरा ओ बाबा जुग जुग लियो अवतार कद धरा जियो जियो बुलाएगा बहुत बढ़िया। अब ये स्टेज आपका है, आप जो सुनाना चाहें, अब जो आप चाहें। जैसे कि सर मेरे गुरु जी की एक कंपोजिशन है जी एक गजल की। जरूर। वैसे तो मैं इतना गाना तो मैंने सीखा नहीं, लेकिन ये छोटी सी कोशिश जरूर मेरी जरूर। उन्हीं से आशीर्वाद लेते हुए। हिज्र जब दिल को दुखाए तो मुझे खत लिखना। तो मुझे
कंपोजिशन है और मैंने तो इसमें खैर गा दिया, लेकिन वो गाते हैं तो बात ही अलग होती है जी, और वो बजाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बिल्कुल अब अंतिम पड़ाव पर हैं अपने प्रोग्राम के। अब हम बस आपसे अंतिम बात ये चाहते हैं कि आपके गुरु जी का मिजाज जो तबले में उन्होंने दिखाया हो, जो आपने सीखा हो, उसको तो सीखना में सर अभी पूरी दुनिया में पूरी ज़िंदगी लग गई। तो आपने जो भी सीखा है, जो हमारे दर्शक जरूर सुना। मैं तो जब भी उनके सामने जाता हूँ जैसे भावुक हो जाता हूँ, क्या वैसे मुझे तो भगवान मिल गए। उनका क्या सुना, उनका तो फिर भी कुछ सुनाइए जो या आपका सुना जो आप मेरा कुछ नहीं है, सब उनका है। जी, मेरा कुछ नहीं इसीलिए मैंने उनका एक गुरु जी की गत है, जरूर वो बड़ी फरमाइश की गत है, जी, तो मैं कोशिश करता हूँ। बड़ी मुश्किल है। ये थे कुणाल गंधर्व, और आज की ये जो प्रस्तुति है अब हम इसी को यहीं पर समाप्त करने पर हैं। और मैं एक बार फिर कुणाल गंधर्व का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही हमारे जो दर्शक हैं जो ऑनलाइन थे और जो बाद में देखेंगे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से अंत में सिर्फ यही गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें जरूर। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।